एक बार फिर से स्वागत है। कितनी बार स्वागत कर दिया मैंने आपका। आप भी मेरा स्वागत करना रैंक लाकर। टाइम ऑफ सप्लाई, सबका टाइम आता है। जब मैं सीए कर रहा था ना, तो ये मत समझना कि मैं घमंड की बातें हैं। घमंड की बातें नहीं है, ये आत्मविश्वास की बातें होती हैं। घमंड में और आत्मविश्वास में फर्क होता है। मतलब मुझे लगता था कि यार मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में ठीक कर लूंगा, एक दिन आएगा मेरा भी, मैं सीए जरूर 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 बनूंगा, मैं बनूंगा। मैं ठीक ठाक अपने लाइफ में अपने जो ड्रीम्स है मेरे छोटे छोटे, कि एक बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा, सबको अचीव करूंगा मैं। मतलब अंदर से विश्वास था। आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। टारगेट सेट करो, पसंद करो कोई बढ़िया सी गाड़ी, एक तो कम से कम 1.5-2 करोड़ की तो कम से कम होनी चाहिए। कह यही लेनी है, ये चाहिए। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा, कितना कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत आज करनी पड़ेगी। सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। जितने बड़े सपने देखोगे ना, ये कायनात आपको उतनी ही ताकत देती है काम करने की। इतना छोटा सपना देखा, ताकत कम मिलेगी प्रकृति से। बड़ा सपना देखा है, हाँ, आप देखो आपको कितनी ताकत मिलती है प्रकृति से। करके देखना आप। मैं तो देखो, कभी किताबों में लिखी हुई बातें कभी नहीं बताता मैं आपको। मैं वो बताता हूं जो मेरे जीवन में घटित हुई है, जिनको मैंने फील किया है, मैं वो आपको बताता हूं। बड़े बड़े सपने देखो और जुट जाओ, बिल्कुल घोड़े की तरह। आजू बाजू नेगेटिविटी कुछ नहीं दिखनी चाहिए, कुछ नहीं। नेगेटिविटी तो आपके पास भटकनी भी नहीं चाहिए। ऐसे बन जाओ जैसे कि मॉस्किटो का रैकेट नहीं होता वो, कि मच्छर आता है या तो टच करके फड़फड़ा के चटर चटर करके भाग जाएगा, या फिर नहीं भाग पाए तो वो मर के जाएगा। तो नेगेटिविटी ऐसे आनी चाहिए, या तो छू के भाग जाए, या अगर भागे ना तो वही मरे आके वो नेगेटिविटी। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हाँ हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सब हो जाएगा, हो जाएगा। इस चैप्टर में फर्स्ट का 10th नंबर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का 10। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अंदेश प्राइवेट लिमिटेड का। उसके बाद फिर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चले? यस सर। अंदेश प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर, मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड बी, while A is taxable under forward charge, B is taxable under reverse charge। अच्छा, A NCM में आता है और B इनका RCM में आता है। ठीक है जी। The following details are provided in relation to individual supplies of the product। ये कुछ सप्लाई की बात यहां पर दे रखी है। दोनों ही गुड्स हैं, ये भी गुड्स है और ये भी अपना गुड्स ही है। हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई में 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 12 आता है, 13 आता है और 14 आता है। सेक्शन 12 गुड्स की बात करता है, सेक्शन 13 सर्विस की बात करता है, सेक्शन 14 रेट चेंज की बात करता है। सेक्शन 12 जो कि अपना गुड्स बेस्ड है, उसमें लिखा है कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो इनवॉइस की डेट, अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू किया गया है तो, अगर टाइम से इश्यू नहीं किया गया तो इनवॉइस इश्यूएंस की जो लास्ट डेट होती है वो यहां पर पकड़ ली जाएगी। ठीक। अगर आरसीएम लगता है गुड्स के केस में, तो वहां बोलते हैं कि भाई गुड्स रिसीट की जो डेट है वो डेट पकड़ लीजिए। ठीक है। इनवॉइस की डेट से 31वां दिन पकड़ लीजिए, यानी कि 30 दिन के बाद की डेट पकड़ लीजिए, है ना। और पेमेंट की डेट पकड़ लीजिए, विच एवरेज अर्लीस्ट, वो आपका यहां पर आकर बन जाता है। ये तो रहे आरसीएम के प्रोविजन और एनसीएम के प्रोविजन, ऐसे करके मालिक बात कर दी जाती है जी। तो क्या क्या कह रहे हैं पढ़कर देखते हैं। 10 फरवरी पेमेंट ऑफ 1 लाख मेड बाय द बायर फॉर सप्लाई ऑफ ए टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 1 लाख की पेमेंट यहां पर आई है इनके पास में। तो बताइए इसका सीन क्या रहेगा, क्या इस पर अभी हम जीएसटी की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अभी यहां पर ये एडवांस पेमेंट आया है ए एंड बी, ठीक है। हाँ, तो अभी तो इस पर हम जीएसटी की बात नहीं कर सकते मालिक। ठीक है जी। 13 फरवरी रिसीट ऑफ ₹1 लाख एज मेंशन्ड इन पॉइंट 1। अच्छा, पेमेंट ऑफ 1 लाख, उसने 1 लाख का पेमेंट दिया था
और यहां आकर चेक वेक दिया होगा, यहां आकर आपको पैसा मिल गया है 1 लाख रुपए, तो पेमेंट का हमारे लिए कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। 17 फरवरी पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, एक सेकंड, ये चल रहा है ना अभी, ये एनसीएम में है ना, आरसीएम में पेमेंट की बात आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एनसीएम चल रहा है, गुड्स की बात कर रहा है, एक ही बात कर रहे हैं। ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से। पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख मेड बाय द बायर फॉर बी, बी जो है वो आरसीएम वाला, ध्यान दीजिएगा। मेड बी टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, 2 लाख का पेमेंट किया गया है और मार्च के महीने में उसकी डिलीवरी करवाई जाएगी। तो पेमेंट आ गया है इनका 17, और रिसीट ऑफ 2 लाख एज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 3 मिला है ये यहां पर आकर। तो अब पहले तो ये देख लो कि पेमेंट की डेट आपकी कौन सी निकल कर आ रही है। तो पेमेंट की डेट के लिए बोलते हैं भाई साहब यहां पर आकर कि बुकिश एंट्री डेट और एक्चुअल डेबिट क्रेडिट की डेट विच एवर इज अर्लियर, पूरे चैप्टर में अर्लियर ही है, तो इन दोनों में जो भी डेट पहले है वो आएगी। तो पेमेंट की डेट 17 फरवरी यहां पर आ जाती है, ठीक है। इसका कंपेरिजन करके देख सकते हैं। और इनवॉइस से 31वां दिन कहां पड़ेगा मुझे वहां चेक करना है, एंड मुझे ये भी चेक करना है कि माल मेरा कब आया है। ये हो गया 5 मार्च को प्रोडक्ट ए पहले बी का निपटा लूं, ए को छोड़ो। 6 मार्च को प्रोडक्ट ए, ठीक है। 10 मार्च को प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, अच्छा। 23 मार्च को रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी एज मेंशन्ड इन पॉइंट 7th, अच्छा ठीक है जी। रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी यहां पर हो जाता है, और ये डेट थी आपकी 23 मार्च करके, ठीक है। पहले बी की बात कर लेते हैं, ओके। 4 मार्च को ये ए का इनवॉइस है, और 11 मार्च को 4 लाख का इनवॉइस दे दिया जाता है। और कब जी, बी के रेस्पेक्ट में 11 मार्च को 4 लाख का इनवॉइस, अच्छा। पेमेंट यहां 2 लाख का ही आया था, ध्यान दीजिएगा। ये पेमेंट, ये 2 लाख का ही पेमेंट यहां पर आया था, और 23 मार्च को ये रिसीव हुआ है। एंड 11 मार्च से अगर मैं डेज काउंट करके चलता हूं, 31वां दिन तो कहां पड़ेगा मालिक, 31 माइनस 11, 20 दिन तो मार्च के हो गए, और 11 दिन अप्रैल में चढ़ गए, तो 11th ऑफ अप्रैल है ना। तो इन तीनों में जो भी डेट सबसे पहले आ रही है, तो ये फरवरी, 23 मार्च और 11 अप्रैल, तो ये आ गया भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, 2 लाख के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यहां पर था ना। 2 लाख के लिए हमारा टाइम ऑफ सप्लाई प्रोडक्ट बी के लिए आ जाता है 17 फरवरी, ऐसे करके। क्योंकि इनवॉइस तो यहां 4 लाख का था, उसका क्या, रुको जरा, उसका भी देखते हैं बाकी क्या हुआ। पेमेंट मेड बाय ए को छोड़ो, पेमेंट ये छोड़ो, पेमेंट मेड बाय द बायर ऑफ बी, पेमेंट मेड 1 अप्रैल को, ये कौन सा पेमेंट है, क्योंकि इनवॉइसिंग 4 लाख की थी, ये बैलेंस 2 लाख है। जो बैलेंस 2 लाख है उसकी जो पेमेंट है उसका क्या, 4 अप्रैल को पेमेंट रिसीव हो जाती, कोई बात नहीं साहब। तो इसमें आएगा विच एवर इज, जो भी दोनों में पहले हो। तो पहले का मतलब आ गया 1 अप्रैल और 4 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल की डेट यहां पर आ जाती है। तो 1 अप्रैल आ गया पेमेंट की डेट, और इनवॉइस से 31वां दिन, पूरा कंप्लीट इनवॉइस इनका 4 लाख का 11 मार्च को था, उसका 31वां दिन आ जाता है मेरा 11 अप्रैल, ये मेरी डेट यहां निकल के आ जाती है। एक तीसरा पैरामीटर और भी है, पेमेंट हो गया, ये हो गया, और गुड्स रिसीव मेरा कब हुआ है उसकी डेट यहां पर बता दीजिए। जो गुड्स रिसीव हुआ था वो डेट थी यहां पर आकर 23 रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी, रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी एज मेंशन इन पॉइंट 7 अबव बाय द बायर। हाँ, प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, तो ये है 23 मार्च को, ये आया है 23 मार्च को। तो 23 मार्च ये वाला हो गया, 11 अप्रैल और 1 अप्रैल। तो बताइए विच एवर इज अर्लीस्ट, इसमें से कौन सा आ रहा है। तो यहां दिख रहा है 23 मार्च करके मालिक। तो 23 मार्च की 2 लाख के लिए 23 मार्च हो गया, और पहले वाले 2 लाख के लिए 17 फरवरी यहां पर ये अपना हो जाता है। एक बार चेक कर लेते कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे, क्योंकि घुमावदार था, थोड़ा सा गलती होने के चांसेस पूरे थे।
17 फरवरी ये रहा, 17 फरवरी है, टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज पेड एज एडवांस सो एंड सो एंड ठीक है, एंड 23 मार्च बिल्कुल ठीक है अर्लीस्ट, और ये आ गया अपना उससे करके, ठीक है जी, बैलेंस अमाउंट के लिए 23 मार्च आ गया। अब एक और देखना हमें, ये आएगा अपना एनसीएम के अंदर, एनसीएम में देखना इनवॉइसिंग की डेट, अगर टाइम से इश्यू हुआ है तो वो आ जाएगा, नहीं तो फिर भाई साहब मौज करो। अब जब प्रोडक्ट ए पे ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्या बोल रहे हैं वो आके, 10 फरवरी को ये पेमेंट आई थी, इससे मतलब नहीं है, वो वहां पर चलेगी, पेमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। और 17 ये बी वाला चक्कर है, से हटाइए जरा, और सीट ये हो गई बी का था, ये हमें कोई मतलब नहीं है। ए प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ये प्रोडक्ट रिमूव कर दिया गया है, तो ये थी इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट करके, इनवॉइस इश्यूएंस की ये लास्ट डेट थी मेरे भूरा। मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव, मुझे बस इनवॉइस पे देखना है, इनवॉइस टाइम से इश्यू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लास्ट डेट पकड़ेंगे, बाकी किसी झगड़े से कोई मतलब नहीं, पेमेंट से तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं मुझे यहाँ पे आके, तो मैं रेलिवेंट चीजें पढ़ूंगा बस। ये भी शानदार क्वेश्चन है, बनाने वाले ने जो बनाया है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, 6th पे रिसीट ऑफ प्रोडक्ट, इससे मुख्य मतलब नहीं कब रिसीव हुआ, और 10th मार्च प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट बी का है, 4th मार्च को इनवॉइस, यस 4 मार्च को इनवॉइस इसका बन गया था, 4th मार्च को इनवॉइस पर 2 लाख, इनवॉइस फॉर ₹2 लाख इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ ए, ठीक है, 2 लाख का ये बन गया इसका इनवॉइस यहां पर आकर, एंड ठीक है जी, एंड उसके बाद में तो इनवॉइस तो टाइम से बन गया है, इनवॉइस टाइम से बन गया है तो फिर ओके, टाइम से मेरा मतलब कि लास्ट डेट से पहले पहले बन गया है अपना, तो 4 मार्च की डेट ही यहां पर अपनी कंसिडर कर ली जाएगी। उसके बाद में पेमेंट मेड बाय द बायर ए, तो पेमेंट कौन सा, चूंकि इनवॉइसिंग यहां पर 2 लाख की हो रखी है, 1 लाख एडवांस में था, 1 लाख यहां आ गया, तो पेमेंट से मुझे वैसे भी कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं है, तो ऐसे करके बात हो जाएगी, और एक के बाकी कोई चर्चा है नहीं, तो यहां पर आ जाएगी, इसके लिए जो 4 मार्च की डेट है मालिक, वो यहां पर कंसिडर करवा दी जाएगी, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है जी। कहाँ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये हो गया, जो पेमेंट वाली कंडीशन उसे रिलैक्स कर रखी है, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस लास्ट डेट, ठीक है, ठीक है जी, देखो 4th मार्च, ये रही अपनी 4th मार्च बीइंग द सप्लाई, ऐसे करके, तो गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बस आपको करना क्या है, इसमें से इन्होंने मिक्स कर रखा है, आप इन चीजों को प्रोडक्ट ए के संबंध में जो ट्रांजैक्शन हैं यहां अलग कर लीजिए, बी के संबंध में है उनको अलग कर लीजिए, ठीक है, यहां ये आरसीएम के प्रोविजंस लगेंगे, यहां एनसीएम के प्रोविजंस लगेंगे। इन्होंने क्या घोटाला किया है, कभी ए की ट्रांजैक्शन कभी बी की, एक में पेमेंट को ध्यान में रखना, एक को नहीं करना, तो इस प्रकार से घोटाला करके दिया है। आप इसको ऐसे रखिए क्वेश्चन को सामने, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में क्या आता है, करने सारे ही हैं पर अच्छे अच्छे पहले कर रहे हैं, सबसे अच्छा सबसे पहले, फिर और ऐसे करके। मेहरा सन्स रजिस्टर्ड सप्लायर, भाई साहब बिल्कुल देरी तो करनी नहीं है, सारे काम निपटाओ फटाफट, सी बनो फटाफट, शादी करो फटाफट, तरक्की करो फटाफट, बड़ा घर बनाओ फटाफट, गाड़ी लो फटाफट। मेहरा सन्स रजिस्टर्ड सप्लायर is a wholesale supplier of ready-made garments. Focus. Located in Bandra, Mumbai, महाराष्ट्र, 5 सितंबर इतने को, अच्छा ठीक है जी, इतने को सुभद्रा, जो कि ओनर ऑफ औरा बुटीक लोकेटेड इन दादर, मुंबई, ये भी मुंबई में है, औरा बुटीक करके है, यहाँ से एक ऑर्डर मिला है इनको, सप्लाई कंसाइनमेंट कस्टमाइज ड्रेस का, ड्रेस यहाँ से सप्लाई की जानी है, ठीक है, गेट कंसाइनमेंट रेडी बाई 2 दिसंबर, सॉरी, कंसाइनमेंट रेडी, मैं तो कब से हूँ रेडी हो गया जी यहाँ पे आके। मेहरा सन्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी बाई इतना, and the invoice for the consignment was issued on 3rd December, 3 तारीख को यहाँ पर इनवॉइस इश्यू हो गया है। ड्यू टू सम रीजन सुभद्रा could not collect the consignment immediately, so she collects the consignment from the premises of Mehra on 18th of December.
18 दिसंबर को कलेक्ट करते हैं एंड हैंड ओवर द चेक फॉर पेमेंट ऑन द सेम डे। चेक भी यहीं पर दे दिया जाता है। द सेड पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इतने को, और बैंक में क्रेडिट होता है इतने को जाके। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रखा जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में सबसे पहले आइए, रेलिवेंट प्रोविजन क्या है रे। तो रेलिवेंट प्रोविजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, सो सेक्शन नंबर 12 will be applicable here, and as per section number 12 what will be the time of supply in general, the date on which, अगर इनवॉइस आपका टाइम से इशू हुआ है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। टाइम से इशू नहीं हुआ है तो इनवॉइस इशुएंस की लास्ट डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। पर ठहरो, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ने इस पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो पेमेंट के साथ कंपैरिजन हो रखा है, उसको पर्दा डाल दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। सो सेक्शन 12 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, पिक्चर जो निकल के आई वो ये कि अगर आपका इनवॉइस टाइम से इशू हो गया है तो इनवॉइस की डेट, और अगर आपका इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ है तो वैसे वाले केस के अंदर इनवॉइस इशुएंस की जो लास्ट डेट होती है वो वाली यहां पर कंसिडर कर ली जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां पर क्या आपके इनवॉइस इशुएंस की लास्ट डेट क्या थी भाई साहब? भाई ये रिमूवल हुआ एक्चुअल में 18 तारीख को, तो 18 तारीख को रिमूवल डेट वाज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ द इनवॉइस इन दिस केस, एंड द गाय मतलब ये जो मेहरा एंड सन्स है, इन्होंने इनवॉइस इश्यू कर दिया है अपना कौन सी डेट पे, 3 दिसंबर को। तो ठीक है, ये टाइमली है, तो इनवॉइस इशुएंस की जो एक्चुअल डेट है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि 3 दिसंबर यहां पर रहेगी, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे रात, लिखना आना चाहिए, हाउ टू राइट। जो भी जिस लीगल प्रोविजन की आप मदद ले रहे हो वो लीगल प्रोविजन आपका एक साइड में लिखा होना चाहिए सिरे से, ऐसे करके। फिर अपना क्वेश्चन समरी, ये रहा आपका क्वेश्चन, जरा से मैंने निपटा दिया, ये रहा, कभी भी देख लो, झलक में देख लो, ये क्वेश्चन है, इसके साथ लीगल प्रोविजन को मैच किया, कंक्लूजन लिखा, जय जय श्री राधे, बन गए सीए फटाफट से। बढ़ो आगे, तरक्की करो यार, जो करना है कर डालो। चलो जी, अगला अच्छा क्वेश्चन ये रहा, ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वीएसटी लिमिटेड। अच्छा, ट्रस्ट ने वीएसटी से, वास्तव से किया है टू सप्लाई गैस बाय पाइपलाइन टू वीएसटी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहां से गैस की सप्लाई की जा रही है, जो कि बेसिकली हमें समझ में आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हम अच्छे से जानते हैं, एंड उसमें बोलते हैं कि ठीक है, तो उसके केस में कैसे कैसे करवाया जाता है, जो भी हमारी ऑन अकाउंट पेमेंट हो रही होती है तो पेमेंट की डेट वहाँ पर आ जाती है, और जो हमारी ऑन अकाउंट नहीं हो रही होती है, हिसाब के बाद होती है, तो उसमें जो हमारी स्टेटमेंट जिस दिन इशू होता है तो वो वाली डेट वहाँ पर कंसिडर कर ली जाती है। स्टेटमेंट की डेट विल बी द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ द इनवॉइस। तो यहाँ पर पेमेंट आपकी यहाँ पर ये बताई गई है कि ऐसे से करी इन्होंने, 2-2 लाख की पेमेंट यहाँ करी, 3 अक्टूबर को इनका हिसाब यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो 2 लाख के लिए ये आ जाएगा, 2 लाख के लिए ये आ जाएगा, फिर 56,000 की पेमेंट इन्होंने यहां पर आकर करी। इनका हिसाब बन गया था 3 अक्टूबर को, तो बैलेंस अमाउंट के लिए 2,56,000 के लिए 3 अक्टूबर ही अपना यहां पर निकल कर आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मालिक। ये हो गया। छोटे मोटे कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स टू सतलज प्राइवेट लिमिटेड फॉर 250 ऑन 23 जून। अच्छा, और इशू कर रहे हैं इनवॉइस, रुको रे, कंचनजंगा है, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो सतलज लिमिटेड को जा रहे हैं, 2.5 लाख का माल है, 23 जून को इशू कर रहे हैं इनवॉइस, 25 जून को। ओके, पेमेंट फॉर द गुड्स, पेमेंट की तो बात ही नहीं करनी करा मैंने, 15 जुलाई को पैसा आता है। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई, तो भैया गुड्स की बात कर रही हो तो हमें बताइए क्या इनवॉइस टाइम से इशू किया गया है? जी नहीं, 23 तक इशू हो जाना चाहिए था, दिस इज द लास्ट डेट एज पर सेक्शन नंबर 31, बट यू हैव इशू द इनवॉइस ऑन 25th of June, so the date on which the last date of issuance of the invoice will be the date of removal, time of supply पूछ रहा ना, so the last date of issuance of invoice will be the time of supply, that is 23rd June. So time of supply is 23rd June, ऐसे करके यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, यस सर। रेणुधूत लिमिटेड entered into a contract with XYZ on 2nd July को for a period of
2 ईयर मेहरबान कर देता। ए भाई साहब, बस कमर सीधी होनी चाहिए भाई साहब, ये क्या तरीका आपका? ठीक है जी। मानसिक और शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हो तो सारे काम बनते चले जाएंगे, वरना ऐसी की तैसी होती चली जाएगी, ऐसे ही बेकार सब मामला। फिर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 150 lakh एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेज यहां पर बना रखी थी, यहां पर कुछ कंप्लीशन पर पेमेंट करना था। बुकिंग यहां पर हुई है, डेट ऑफ वेरियस स्टेजेस, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द इनवॉइस यहां पर आ जाता है, डेट ऑफ पेमेंट आपकी ये रही, और अमाउंट पेड यहां निकलकर मालिक आ जाता है। ऐसे करके, कैसे करके रे, ऐसे करके है। तो इनिशियल बुकिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनिशियल बुकिंग ये स्टेज है, तो अच्छा ओके, इनिशियल मतलब है तो डेट ऑफ वेरियस स्टेज ये आ गया। ये घटनाक्रम जो हुआ है ये वाला यहां पर हुआ है, इशुएंस ऑफ इनवॉइस ये है, और डेट ऑफ पेमेंट ये करके है। तो ऐसे मानो कि ये तो है आपकी दरअसल यहां पर आकर कंप्लीशन, एक इवेंट का कंप्लीशन है। इनवॉइस इशुएंस और ये पेमेंट है। सर्विस की बात है, दोनों ध्यान में रख के चल रहे हैं। तो इसका मतलब चेक कीजिए। अब नियम क्या है, पहले हम इसमें जो लीगल है, जो रेलिवेंट प्रोविजन वो क्या है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर हमारा जो इनवॉइस होता है वो उस स्टेज पर इशू करना होता है। ठीक है, जो भी इसकी माइलस्टोन आ रहा होता है उस माइलस्टोन पर हमें अपना जो इनवॉइस है वो इशू करना होगा एज पर सेक्शन नंबर 31। ठीक, अब यहां पर हमें देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 13 हमारा आता है। वहां हमें ये देखना है कि भाई ये बताइए आप कि क्या आपका इनवॉइस टाइम से इशू हुआ है? अगर हाँ तो इनवॉइस और पेमेंट, और अगर नहीं है तो जो कंप्लीशन है वो और पेमेंट विच एवर इज सो एंड सो। ठीक है, आप बताइए कि कौन कौन से केस में आपका इनवॉइस टाइम से इशू हो गया है। तो ये थी आपकी स्टेजेस, यहाँ तक इशू हो जाना चाहिए था, ये लास्ट डेट थी इनवॉइस की। एक्चुअल में इनवॉइस यहाँ पर ठीक है, पहला वाला टाइम से है, दूसरा वाला टाइम से नहीं है, अगला वाला फिर 20 जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ 24, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया है, ये ऑन बच गया एक दिन से, तो यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है जी। और तो ये पहले और चौथे केस में हमारा फॉर्मूला फर्स्ट और फोर्थ केस में ये लगेगा। ठीक है, और हमारा सेकंड और थर्ड केस में ये वाला लगवा दिया जाएगा। तो पहले केस में बात कर रहे हैं इनवॉइस और भाई साहब पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर तो ये भी 2 जुलाई, ये भी 2 जुलाई, तो ये भी आ जाता है यहाँ पर 2 जुलाई ऐसे करके। ठीक, यस सर। एंड उसके बाद में फिर सेकंड थर्ड में फॉर्मूला लगना है कंप्लीशन और पेमेंट। तो कंप्लीशन है आपका 15 मार्च को और पेमेंट है 29 मार्च को, विच एवर इज अर्लियर। 15 मार्च ये आ गया। ठीक, ऐसे अगले वाले में 20 जून ये है और पेमेंट डेट आपकी ये है 20 जून और 23 जुलाई, तो ये आ गया 20 जून यहाँ पर करके। एंड लास्ट वाले में इनवॉइस टाइम से इशूड है, तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो 20/9 यहाँ पर ये आ जाती है। तो 2 जुलाई 15 मार्च चेक कर लेते हैं, 2 जुलाई 15 मार्च, उसके बाद 20 जून और 20/9, 20 जून और 20/9। यस, मैंने कर दिखाया। ठीक, ओके, चलो आगे। ध्रुव एंड कंपनी सेंड सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स अपना ये भेज रहे हैं ध्रुव एंड कंपनी, सर्टेन टेक्सटाइल प्रोडक्ट फॉर डाइंग टू भानुशाली मैन्युफैक्चरर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस ऑन 16th of August। अच्छा जी, ध्रुव एंड कंपनी ने, लिख लें ध्रुव एंड कंपनी सर्टेन टेक्सटाइल फॉर डाइंग टू भानुशाली मैन्युफैक्चरर्स, कंपनी सेंड सर्टेन प्रोडक्ट फॉर डाइंग टू भानुशाली मैन्युफैक्चरर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस ऑन 16th of August।
भानुशाली मैन्युफैक्चर को 16 अगस्त को जॉब वर्क बेसिस पर माल भेजा है, ठीक है। और 18 अगस्त ध्रुव एंड कंपनी क्रेडिट 100% ऑफ द पेमेंट। 18 अगस्त को इन्होंने पेमेंट इनका कर दिया है। सप्लायर ये हैं, जॉब वर्क की सर्विस है, ध्यान दीजिए, जॉब वर्क की सर्विस के सप्लायर ये हैं और जॉब वर्क की रेसिपिएंट ये हैं। पेमेंट इन्होंने 18 अगस्त को यहाँ पे कर दिया है, ठीक। जॉब वर्क चार्जेस टू भानुशाली एडवांस में दे दिए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम डेट डाल देते हैं, ठीक है जी। एंड इशू द इनवॉइस फॉर द सेम इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। यहाँ से गया इनवॉइस सितंबर के फर्स्ट वीक में। Assuming that inputs are received back by Dhruv and the company after job work in the month of October, that is within the prescribed time। 1 साल का समय होता है जॉब वर्कर के पास से लौट के आने का। आईटीसी के चैप्टर में हमें ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि जॉब वर्कर से हमारा जो इनपुट है वो 1 साल के भीतर भीतर आ जाना चाहिए। कैपिटल गुड्स होता है, उसके लिए समय सीमा 3 साल की होती है, ठीक है। तो वो आ जाना चाहिए वहां पे आके। तो ऐसे करके मालिक आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर नहीं आता तो इसका प्रोविजन आईटीसी के चैप्टर में डिस्कस किया जाता है कि अगर वो नहीं आता है तो फिर इस डेट को सप्लाई मान लेते हैं जिस दिन आपने जॉब वर्कर को सप्लाई किया था। वो कह रहा भैया मैं लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूं, वो कह रहा मुझे बस इतना बता दो यहां पर क्या होगा, गुड्स टाइम से लौट के आ गया है, ठीक। अच्छा जी, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच जॉब वर्क डन बाय द भानुशाली मैन्युफैक्चरर्स। तो सर्विस की बात कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 12 निकल के आएगा और उसमें लिखा हुआ है कि क्या आपका जो इनवॉइस है वो टाइम से इश्यू हो गया है या नहीं हुआ है। टाइम से इश्यू हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। सर्विस सेक्टर के अंदर कंप्लीशन के 30 डेज के भीतर भीतर आपको ये इश्यू कर देना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे देखते हैं भाई अगस्त का मैटर है और सितंबर के फर्स्ट वीक में चला गया है और ये मैटर है आपके 3rd वीक ऑफ अगस्त का है, तो विद इन द 30 डेज है, यस। तो इनवॉइस टाइम से है, इनवॉइस डेट और आपकी ये पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें अर्लियर क्या निकल के आ रहा है, आपका पेमेंट की डेट निकल के आ रही है, वो है यहाँ पर 18 अगस्त निकल के आ रही है मेरे बच्चा। तो वैसे करके यही इसका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर आकर बना दिया जाएगा। ये सब प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन तो आसान था पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये यहाँ पर ना गुड्स की चर्चा थी तो बच्चा गलती कर सकता है कि यार ये गुड्स का है तो सेक्शन नंबर इसमें 13 है, सेक्शन नंबर 13 सर्विस का ना, तो सेक्शन नंबर 13 यहां पे लगेगा। तो बच्चा गुड्स समझ के सेक्शन 12 लगा सकता है और पेमेंट को इग्नोर करते हुए वो सिर्फ इनवॉइस बेस्ड अपना आंसर दे सकता है। तो इस तरह से खेल खेला गया है, तो आप खेल में नहीं फंसिए। पूछा क्या जा रहा है, जॉब वर्क एक सर्विस है, गदर एक प्रेम कथा, तो ये एक सर्विस है, उसी हिसाब से यहां पर बात करी जा रही है। अगला अच्छा क्वेश्चन, एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेस कर रहे हैं इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस की सर्विसेज का 21 फरवरी को रॉय एंड बंसल लिमिटेड पर। कौन किस पे कर रहे हैं, ये एक बेस्ट इन्फो करके पोर्टल है और रॉय साहब पर ये एक इनवॉइस डाल रहे हैं 21 फरवरी को। द पेमेंट इज मेड बाय रॉय ऑन डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन 25 फरवरी विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ बेस्ट ऑन 28 को। तो यहाँ से कह रहे हैं कि भैया जो पेमेंट है ना आपका ये 25 को रिलीज किया गया, 28 को पैसा आ गया जी, एंटर्ड एंड रिसीव्ड एंड 28 को, 25 को भेजा था, 28 को रिसीव्ड एंड क्रेडिट हो जाता है अपना ये यहाँ पर आकर 28 को आके, ठीक है। 28 फरवरी को बेस्ट इन्फो इन कैश द डिमांड ड्राफ्ट एंड देयर आफ्टर गिव्स एक्सेस to the database to Roy and Bansal Limited from 3rd March which is received and entered in the नहीं क्रेडिट नहीं हुआ 28 तारीख को, ये रिसीव हुआ था, इनको भेजा इतने में था, रिसीव हुआ है और बुकिश एंट्री पास कर लेगी 28 तारीख को, लेकिन ये उसके बाद फिर डेटाबेस एक्सेस दिया है 3 मार्च को। तो 3 मार्च को रहा होगा क्रेडिट, वो 3 मार्च को क्रेडिट हुआ होगा खाते में जाकर, ठीक है। तो यहां पर आकर देखना है। आगे बोलते हैं, इन द मीन वाइल द रेट ऑफ टैक्स चेंज्ड फ्रॉम 1 मार्च डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई। पहली बात देखिए जरा, यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 आपका लगने वाला है, ठीक। सेक्शन 14 में क्या बोलता है,
वो ये बोलता है कि देखिए साहब, आपका जो कंप्लीशन था, जो उस बात कर रहे थे हम, ये फरवरी की बात यहाँ पे चल रही थी, और आपका जो रेट चेंज हुआ है ये 1 मार्च से हो गया है। 1 मार्च से यहाँ पर ये रेट चेंज की बात हम कर रहे हैं। पेमेंट आई थी 25 फरवरी को आई थी, उसे छोड़ दीजिए। 28 फरवरी को आपने इस पेमेंट को यहाँ पर रिकग्नाइज़ किया था, बुक्स में डाल दिया था, लेकिन ये क्रेडिट होती है आपकी जाके 3 मार्च को, जब उन्होंने सामने वाली पार्टी को अपने एक्सेस दिया। तो इसका मतलब विदिन द 4 डेज ये आपकी वर्किंग डेज क्रेडिट हो रही है। तो पेमेंट की जो डेट है वो आपकी यही वाली मानी जाएगी, 28 फरवरी। तो एक बात तो निकल के सामने आ गई, 28, ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, सेक्शन 14 के प्रोवाइजो में, तो पेमेंट डेट आ जाती है 28 फरवरी की। अब हम लगाते हैं यहाँ पर आकर, इनवॉइस की डेट क्या थी भाई साहब? इनवॉइस की डेट बोल रहे थे यहाँ पे आके, रेज इनवॉइस ऑन 21 फरवरी, यस 21 फरवरी को यहाँ पर इनका इनवॉइस था, ठीक है। और सर्विस की बात कब करी गई है? वो मार्च की में जाके करी गई है। अब हमें देखना है यहाँ पे आके कि भाई इनवॉइस हम देखते थे ना, सेक्शन 14 को देखते थे, इनवॉइस भी अपना यहाँ पर है 21 फरवरी को, ठीक है, और अपना पेमेंट भी इस साइड में है 28 फरवरी को, और रेट चेंज होने के बाद 3 मार्च को यहाँ पर कंप्लीशन आपका निकल के आ रहा है, ठीक। तो हमें देखना होता है कि कंप्लीशन किसको आशीर्वाद दे रहा है। सर कंप्लीशन ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया है, नहीं दिया तो फिर दोनों को आपस में लड़ाया जाएगा, जो दोनों में पहले होगा वो जीतेगा। पहले आ रहा है यहाँ पर आपका 21 फरवरी ये निकल के आ रहा है, और यही आपकी यहाँ पर डेट बनेगी, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट इसको बना दिया जाएगा, और वही जो पुराना रेट था वही यहाँ पर कंसिडर करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे, हाँ सर। तो 21 फरवरी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाउसफुल कन्वेंशन हॉल, अच्छा, इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट इट्स हॉल्स टू फंक्शंस. It provides you with the following information for determining the amount of refund out of the advance received based on time of supply for so and so. नवंबर 20 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। एडवांस आपने कर दिया पे एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द हॉल फॉर ए फंक्शन 1 to 3 नवंबर। फंक्शन 1 से 3 नवंबर के बीच में होना था, लेकिन आपने बुकिंग कर दी हॉल की जुलाई में, और वहां पर आपने कुछ पैसा भी पे कर दिया है, तो ये दे दिया बेसिकली आपने यहां पर आकर एडवांस, ठीक। ओके सर जी। उसके बाद अमाउंट डिपॉजिट पेड, ये कुछ और इन्होंने डिपॉजिट किया है, अमाउंट रख लाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा देते, भाई कुछ दीजिए आप हमें, एडिशनल डिपॉजिट पेड, ठीक है। फंक्शन आपका होता है 1 से 3 नवंबर के बीच में। जैसे जाते हैं ना, जब मान लो आप होटल में गए किसी में, 12,000 रुपये का रूम है मान लीजिए, तो वो क्या करेंगे 15,000 रुपये के आसपास का ना आपके क्रेडिट कार्ड से प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं शुरू में ही। 15,000 लिए नहीं, लेके साइड में रख दिए हैं कि 12,000 का रूम है, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ और भी चीज़ें बनेंगी आपकी, तो हमें लगता है कि 15,000 के आसपास का बिल बन जाएगा। तो चलिए सेफ्टी के तौर पर आप अचानक से निकल के भाग भी गए तो 15,000 तो आपके हम कम से कम डिडक्ट कर ही लेंगे, ऐसे करके तो साइड में रख लेते हैं। तो वही साइड में रखने वाला अमाउंट 2 लाख और जमा कर दिया। जैसे अस्पताल में नहीं होता कि पेशेंट भर्ती है तो ऑन एन अकाउंट कुछ पैसा डिपॉजिट बीच बीच में करवाते रहते हैं अनुमान के तौर पर, तो उन्हें अनुमान था कि लगभग इतने का खर्चा आएगा सारा मिला मिलू के, तो 2 लाख उनसे और जमा करवा लिए शुरू में ही। फंक्शन हेल्ड एज शेड्यूल्ड 1 से 3 नवंबर के बीच में। इनवॉइस इज इश्यूड, टैक्सेबल वैल्यू बनती थी आपकी यहां पर आकर 2.5 लाख रुपए की, ये 2.5 लाख टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, यानी कि असेसेबल वैल्यू है। यहाँ 25/11 को इनवॉइस रेज कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो मेरा 1 लाख यहाँ पर आया था ना मालिक, ये एडवांस पैसा मिला था, ठीक है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई इसका तो पहले आ जाएगा मेरा निकल के ना, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 16 जुलाई ही निकल कर आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, एंड उसके बाद में इनवॉइस इज इशूड, बाकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर मेरा इशू किया जा रहा है। कंसीडर दैट देर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन 15th of October। 15 अक्टूबर को रेट चेंज हो जाता है, ठहरो जरा अभी, 15 अक्टूबर को रेट चेंज हो जाता है, और रेट था पहले कितना फ्रॉम 5% to 18 यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। अब देखना कि आपके केस में कौन सा रेट एप्लीकेबल करवाया जाएगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ रिफंड पेबल टू द क्लाइंट, क्या क्लाइंट को कुछ पेबल भी बनेगा, किस तरह से बनेगा देखते जरा, रुको।
तो यहां पे सबसे पहले हमें देखना है कि रेट ऑफ टैक्स कौन सा हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। पेमेंट हमारी कब आई है सर? पेमेंट देखा जाए तो एक तो पेमेंट हमारी 1 लाख की यहाँ आ गई, पहले ही आ गई थी ना, 15 अक्टूबर से पहले आ गई थी, और 2 लाख की पेमेंट भी हमारी 15 अक्टूबर से पहले ही आ गई थी। तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपए हमारा एडवांस में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये 15 अक्टूबर हो गया जी। तो पेमेंट की जिक्र पहले हो गया। इनवॉइसिंग कब हुई है? इनवॉइसिंग हुई है इनकी आके 25 नवंबर में, ठीक। तो इनवॉइस आपका यहाँ 25 नवंबर को हो रहा है। कंप्लीशन आपका 1 से 3 नवंबर के बीच में, तो वो भी 15 अक्टूबर के बाद हो रहा है। तो कंप्लीशन भी आपका यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ऐसे वाले केस के अंदर सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है? वो कहता है कि भाई देखो, कंप्लीशन ने किससे आशीर्वाद दिया अपने साथ में? इनवॉइस को दिया, क्योंकि इसके साथ इनवॉइस आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो इनवॉइस वाली जो डेट है वो ली जाएगी, यानी कि 25/11 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और जिस दिन का टाइम ऑफ सप्लाई है उस दिन का रेट ऑफ जीएसटी भी अपना लिया जाता है। 18% का आपका रेट ऑफ जीएसटी यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कुल बिल बनेगा, तो 2.5 लाख का बिल बना था आपका, जिसमें जीएसटी जुड़ना बाकी है। तो भैया भगवान झूठ ना बुलाए, 2.5 लाख का अगर मैं 18% निकालता हूं तो ये मेरा आ जाता है यहां पर 45,000 रुपीज। तो 2,95,000 रुपए की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इनका पैसा, वो पूछ रहा है कि कितना पैसा वापस करना है। टोटल बिल ये बनता था, टोटल पेबल अमाउंट ये बनता था क्लाइंट की तरफ से इसको 3 लाख ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो इसमें से ऑब्वियस सी बात है 5,000 रुपए का यहाँ पे रिफंड करवा दिया जाएगा। फ्री के से नंबर मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी बच्चा घबरा भी जाता है हो क्या रहा है ये। आराम से रिलैक्स माइंड से पढ़िए क्वेश्चन को, एंड जो पूछ रहा है उसका जवाब यहां पर आप दे दीजिए। बात खत्म मालिक, ठीक। अच्छा क्वेश्चन, अगर बच्चा घबराहट में पड़ेगा तो गलती होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक। आगे कहता है क्या भला, बेसिस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन करना है टाइम ऑफ सप्लाई आपको यहां पर आकर। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है 5 जून को, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सर्विस हुआ है 10 अक्टूबर को। इनवॉइस इश्यू कर दिया जाता है 20 अक्टूबर को, ओके। एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक इतना है, अमाउंट क्रेडिट इतना हुआ, रेट, अच्छा रेट चेंज का मैटर है। तो रेट चेंज का मैटर है तो आपको देखना पड़ेगा, 3 चीज चाहिए मुझे। बताइए कि आपका जो कंप्लीशन है उसे ढूंढिए, आपका जो पेमेंट है वो बताइए, और जो इनवॉइस है वो यहाँ पर आप हमें बताइए। तीनों डेट पहले आप हमें बता दीजिए। कंप्लीशन की डेट यहाँ क्या निकल के आ रही है? कमेंसमेंट यहाँ हुआ कंप्लीशन 10 अक्टूबर। कंप्लीशन होता है भाई साहब आपका ये रेट चेंज था 16 अक्टूबर से रेट चेंज हुआ था, और कंप्लीशन हुआ था आपका 10 अक्टूबर को, यहां पे कंप्लीशन हो गया था। अच्छा जी, ठीक है, पुराने टाइम पर। और इनवॉइस की चर्चा कब हो रही है? इनवॉइस 20 अक्टूबर। ओहो हो, ये आगे दौड़ गए, ये हुआ आपका जी 20 अक्टूबर को इनवॉइस की बात हो रही है। अब डिसाइडिंग फैक्टर आएगा यहां पर आपका पेमेंट्स की, पेमेंट क्या कब हुआ है। तो पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हुआ है 15 अक्टूबर को। अच्छा जी, तो 15 अक्टूबर को यानी कि पहले ही पैसा आ गया था, लेकिन चेक करना है प्रोवाइजो के मुताबिक क्या ये आपका 4 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 15 अक्टूबर से अमाउंट क्रेडिट इन द बैंक हो जाता है 18 अक्टूबर को, बाद में जाके हुआ, लेकिन 18 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर से काउंट कीजिए, यहाँ से जिस दिन आपका रेट चेंज हुआ है वहाँ से क्या ये विद इन 4 वर्किंग डेज हो गया है? हाँ सर, अगर विद इन 4 वर्किंग डेज हो जाता है तो फिर अपना जो जिस दिन बुकिश एंट्री थी हमारी, इसी डेट पर अपना पेमेंट मान लिया जाएगा। तो 15 अक्टूबर को पेमेंट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो पेमेंट आ गया भाई साहब आपका यहाँ पर आकर 15 अक्टूबर को। अब देखिए कंप्लीशन है, सेक्शन 14 के मुताबिक कंप्लीशन ने किसको आशीर्वाद दे दिया है, कौन है इसके साथ में? ये पेमेंट की डेट 15 अक्टूबर है, यही इसका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बनवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे, यस सर। तो ये था आपका सेक्शन 14 पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन। एंड उसके बाद ये है यहां पर हनी क्योर, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, हनी क्योर लेबोरेटरीज। ओके, रियली आपने तो कुछ दिया ही नहीं मैंने यहां पे सॉल्व करने के लिए। आपको जो करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपने इस क्वेश्चन की करनी है मालिक, ठीक है। ठीक है साहब। तो आइए अब हम करते हैं हनी, यो हनी सिंह। हनी सिंह देखो कहां से कहां निकल के आया। हनी क्योर लेबोरेटरीज इज अ, बड़ा क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, समरी तो उसकी पक्का बनेगी। लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग्स इन दिल्ली। हनी क्योर है दिल्ली में बल्क ड्रग्स, आप समझ रहे हो
कि हनी नाम क्यों लिया, ड्रग्स के साथ क्यों जोड़ा, ये क्या है, समझ रहे हो? ये पूरा फिल्मी आदमी है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जो कॉपी सेट क्वेश्चन सेट करने वाला है। हनी क्योर लेबोरेटरीज इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग्स इन दिल्ली। It manufacture bulk drugs and supply the same in the domestic as well as overseas market। देश विदेश में दोनों में चलता है। हनी सिंह भी घूमते थे देश विदेश में। The bulk drugs are supplied within Delhi and in the overseas market directly from company's warehouse। अगर यहाँ से आपको, ये कंपनी का वेयर हाउस है, और वेयर हाउस से अगर मान लीजिए माल अमेरिका जाना है तो भी अपने वेयर हाउस से जाएगा, दिल्ली में जाना है तो भी अपने ही वेयर हाउस से खुद ही डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं। फॉर सप्लाई टू अदर स्टेट, अगर जाना है यहाँ से माल आपका अदर स्टेट में, लाइक गुड्स जाना है आपका महाराष्ट्र जाना है, एमपी जाना है एट्सेट्रा, तो वो किया जाता है एजेंट के थ्रू, ये डील कराई जाती है। For supply other state, company has appointed consignment agents in each cases. However, supply in Gurgaon, Haryana and Noida, UP are affected directly। अच्छा, दिल्ली के साथ साथ जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है गुड़गांव, पूरा हरियाणा नहीं, सिर्फ गुड़गांव में, और पूरे यूपी में नहीं, सिर्फ नोएडा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर बोल दूं मोटा मोटी, हालांकि एनसीआर तो इससे भी ज़्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन दिल्ली में और सटे हुए दो बड़े शहरों में, एक हरियाणा का है एक इसका है, तो खुद ही सप्लाई कर देते हैं, बाकी सारा इनका एजेंट के थ्रू काम किया जाता है। हनीक्योर लैबोरेटरीज ऑल्सो प्रोवाइड ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज। अच्छा, डीडीएस, ये कुछ एक अपनी ड्रग डेवलपमेंट सर्विस भी देते हैं। इससे क्वेश्चन समझ में आता है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ देयर न्यू ड्रग्स एंड इट्स सो एंड सो। द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, सुनिए जरा क्या बोलता है भाई साहब। Advance received towards drug development services to be provided to Orocam Limited। अच्छा, drug manufacturer located in Delhi, drug development service have been provided in the February इतने, and invoice इसका फरवरी में ही इशू किया गया है। तो ये जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में एडवांस आ गया है। तो यहाँ पर आकर आपको बताना है इसकी टैक्सेबिलिटी का सीन क्या रहेगा। तो टैक्सेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक तो पर्टिकुलर्स का अपना कॉलम आ ही जाता है ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद में फिर अपने आगे कॉलम बना देते हैं कि भैया वैल्यू कितनी आ रही है, पर्टिकुलर्स आ गया, वैल्यू कितनी आ रही है, और साथ में कि ये IGST है, CGST है या फिर SGST बता देते हैं। तो पहले वाले केस के अंदर जो एडवांस आपको यहां पर मिला हुआ है, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का नियम लग जाएगा। इनबिल्ट वर्किंग नोट्स दे देंगे इसके अंदर आकर हम कि भाई हमारी बात सुनो, यहां पर देखो सर्विस की बात कर रहे हैं, सेक्शन में 13 यहां पे काम करेगा अपना, उसके मुताबिक एडवांस और जो भी इनवॉइसिंग वगैरह आपकी रोके विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर हो गया जनवरी में, तो जनवरी में इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा, इसलिए इसकी टैक्सेबिलिटी जनवरी के महीने में ही आ जाएगी। अब यहां पर एक दूसरा सेक्शन और निकल के आता है, इसमें सेक्शन नंबर आपका 12, सेक्शन 12 आएगा IGST एक्ट का, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, सेक्शन 12। उसके मुताबिक इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा कहां पर भाई, सर्विस अपनी दे रहे हैं और रेजुडरी प्रोविजन के अंदर ये फॉल कर जाएगा, ड्रग डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं यहाँ पे। एंड तो इसमें कहाँ को दिए, ड्रग दिल्ली में, दिल्ली से दिल्ली में इंट्रा दी है। तो CGST SGST की लायबिलिटी आएगी 5 लाख रुपए के ऊपर, तो यहाँ पर ये फिगर आ जाती है अपनी 5 लाख रुपए की मालिक। और CGST SGST रेट बता रखे क्या इन्होंने, हाँ ये रही सर्विस के रेट है 18% के, तो 18% के हिसाब से ये आ गया जी कितना, 5 लाख का 18%, 90,000 और 90,000 से 45,000 और 45,000, ये अपना ऐसे करके मालिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं एडवांस रिसीव फॉर बल्क ड्रग्स, तो गुड्स के लिए आया है, लिखूंगा कि भाई जो गुड्स है मेरा उसके लिए जो एडवांस आया है, तो 66/2017 के मुताबिक ये जो मेरे पास एडवांस पेमेंट आया है, इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस मंथ। जब इसकी इनवॉइसिंग हो जाएगी हम तब बात करेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी को लेकर। तो टू द एक्सटेंट कि हम जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। वैल्यू भले लिख देना, लेकिन टैक्सेस के ऊपर अभी नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू होलसेल डीलर्स ऑफ ड्रग्स इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर 60 लाख की सेल इन्होंने और करी है, तो यहां पे 60 लाख की सेल आ जाएगी। इंट्रा ये ट्रांजैक्शन इन्होंने यहां पे कर दी है मालिक, और चूंकि गुड्स के ऊपर GST का रेट जो आ रहा है वो 5% का है, तो 6 लाख का 5%, 60 लाख का 5% हो जाता है अपना 3 लाख, तो 3 लाख का 1.5 लाख रुपए यहां पर बंटवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, 45 से आ गया और 1.5 लाख आपका ये बढ़ जाता है ऐसे करके, ठीक।
उसके बाद में आगे आता है बल्क ड्रग सप्लाई टू एंकर फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए अंडर बॉन्ड चला गया है तो फिर आपका यहां पर जीएसटी लायबिलिटी शून्य हो जाती है ऐसे करके, ठीक। अच्छा जी, अगर ये ऐसे होता कि भाई अंडर बॉन्ड ना होकर अदरवाइज होता तो पहले पे करना होता तो हम अपनी पेमेंट की में आईजीएसटी दिखा देते, बाद में उसका रिफंड क्लेम करते गवर्नमेंट से। ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्या यूनिफार्मा लिमिटेड ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली। ड्रग डेवलपमेंट सर्विस इन्होंने दी है, 6 लाख रुपए की दी हैं, लोकल में दी हैं। तो भैया जी तो 6 लाख का निकालो भाई, 6 लाख का 18% कितना आता है सर? 6 लाख का 18% आता है इंटू 0.18 ये आता है 6 लाख का 18% आता है 1,08,000 डिवाइड बाई 2 कर दिया 54,000 रुपीज। 54,000 रुपीज ये अपने यहाँ पे मालिक निकल के आ जाते हैं 54,000 रुपीज, ठीक है। यस सर, तो 54 वो आ गए, तो इन चारों को ट्रीटमेंट कर दिया। आगे कुछ और भी बोलते हैं, ये रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द जीएसटी लायबिलिटी। सर ये क्वेश्चन हमारा कंप्यूटेशन वाले चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, जहां जीएसटी कंप्यूट करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है। नहीं, मैंने वहां इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब आप कंपटीशन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो उस समय आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की जानकारी रखते हो, उसका आंसर वहां कर दो। वहां नहीं कर सकते थे आप, इसका आंसर यहां कर सकते हो। वहां लिखता तो मुझे पेंडिंग करना पड़ता या फिर आपको रट्टे मारने पड़ते उस समय पे टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, ठीक है जी। एजेंट ऑफ हनीक्योर लैबोरेटरीज इन पंजाब। अच्छा, एक एजेंट इनका पंजाब में है और एक एजेंट इनका हरियाणा में है। हनी सिंह नहीं, हनी क्योर का एजेंट यहाँ पे। नाम है इनके कार्डिनल फार्मा लिमिटेड एंड रोचेस्टर, ठीक है जी। एक हो गया जी कार्डिनल और एक रोचेस्टर हो गया अपना, ठीक है। और सप्लाई ड्रग्स टू मेडिकल स्टोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट फॉर 60 लाख का इनको भेजा है और 50 लाख नहीं ये क्या करते हैं, इनको माल भेजा गया था। दीज ड्रग्स टू मेडिकल स्टोर लोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव फॉर, अच्छा, एजेंट ऑफ हनीक्योर लिमिटेड इन पंजाब हरियाणा रिस्पेक्टिवली कार्डिनल एंड सो सप्लाइड दीज ड्रग्स, इनको भेजा गया था और इन्होंने आगे बेचा है इतने में। अब एजेंट को जब माल भेजते तो हमारा जो रूल नंबर 29 ना 29 ऑफ सीजीएसटी रूल्स रेड विद रूल नंबर 30 + 31 के मुताबिक बोलता है कि भाई जिस प्राइस पर एजेंट आगे फर्दर बेच रहा है उसका 90% यहां पर लिया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन यहां पर होता है, ठीक है जी। तो बाकी ऊपर मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ और दी हुई नहीं है इसके अंदर आकर, तो उसका 90% ही मुझे यहां पर दिखता है। तो 60 लाख का 90% जो दिखता है वो हो गया जी 54 लाख, तो ये हो जाता है। और इसका 90% अगर हम देखेंगे तो 45 लाख ये हो जाता है। दोनों को मिलाने के बाद ये हो जाता है अपना 99 लाख आ जाता है। तो इसका वैल्यूएशन 99 लाख पर जाएगा और दोनों की दोनों आपकी ये इंटरस्टेट सप्लाई है, तो 99 लाख पर आईजीएसटी कैलकुलेट करवा दिया जाएगा 5%, जो कि गुड्स पे इतने का ही रेट निकल के आ रहा है। उसके बाद आगे बोलते हैं, बल्क ड्रग्स हैव बीन सप्लाइड टू रून मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड, अ होलसेलर ऑफ बल्क ड्रग्स इन गुड़गांव। अच्छा जी, गुड़गांव में भेजा गया है हरियाणा फॉर कंसिडरेशन 15 लाख। अच्छा, हनीक्योर लैबोरेटरीज लिमिटेड ओन 60% ऑफ शेयर ऑफ रून मोट। अच्छा 60% करते ही ये रीड पार्टी में बन जाता है। इसमें बनते ही ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल नहीं मान सकते। रूल नंबर 28 लगा दिया जाएगा जब ट्रांजैक्शन डीम डिस्टिंक्ट या आरपी के बीच में की जा रही हो, तो आपका ये लग जाएगा। और रूल नंबर 28 के मुताबिक क्या बताता है, ओपन मार्केट वैल्यू पहली पसंद वही निकल के आती है। यह सामने वाली पार्टी अगर आईटीसी बुक कर पा रही होती है तो वहां पर आप मन मर्जी वैल्यू भी अपनी पकड़ सकते हैं। ठीक, क्या डेटा है हमारे पास में, डेटा के हिसाब से बात करेंगे। द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ बल्क ड्रग सप्लाई टू इतने की है। फर्दर द रूल मोटर्स इज नॉट एलिजिबल टू फॉर फुल आईटीसी। वो सामने वाला रेसिपिएंट फुल आईटीसी नहीं ले सकता। अगर ले सकता होता तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगता मैं वो वाली वैल्यू यहां पे लाके फिट कर देता जो मुझे ठीक लगता। ठीक, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू की तरह ड्रीम
डीम करना पड़ जाता। पर चूंकि सामने वाला आईटी से नहीं ले सकता है, इसलिए जो भी मेरी ओपन मार्केट वैल्यू है उसी को मैंने असेसेबल वैल्यू के रूप में यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो 30 लाख की बात यहां पे करा दी जाएगी। 30 लाख का 5% ये निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आपके फाइनल आंसर ये मालिक निकल के आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया ही है, ये और आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। बता दी, ये तो दिया मैंने आपको, यही लेके आना है प्रैक्टिस में आपको। और राइटिंग प्रैक्टिस ICAI मेंटल का क्वेश्चन है आपका ये। तो ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है। भैया मेरे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर 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 करनी, मेरे बच्चा, मेरे भूरा, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। ध्यान रखना, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, ओके, ठीक। नंबर 2, आपका जो जोश है वो ओके है, और आपका जो कर्मा है, जिसे कर्म बोलते हैं, वो कर्म भी आपके ओके हैं। अपने आप से पूछ लेना, आपके कर्म कैसे हैं? कैसे कर्म है तेरे? सबको अपने अपने कर्मों के बारे में पता होता है। अगर ये तीनों चीजें आपकी ओके हैं, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी चीज खराब हो गई, कर्म खराब हो गए, जोश मर गया, या हेल्थ गई, एक भी अगर इनमें से एलिमेंट हट गया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हेल्थ में दोनों प्रकार की हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, दोनों की बात कर रहा हूं। इसके लिए आप 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट आप जो मर्जी करो, फिजिकल एक्टिविटीज, घूमो, दौड़ो, जिम जाओ, जो मर्जी करो। कुछ ना कर सकते हो तो सुबह सुबह उठ के घर के बाहर बैठ जाओ कुर्सी डालकर। कुछ भी ना कर सकते हो तो इतना तो कर ही लोगे ना। और मैं तो करो, जो 30 मिनट भी अपने इस मूल्यवान शरीर को नहीं दे सकते तो तुम क्या करोगे? क्या झंडे गाड़ोगे भाई साहब जीवन में? जोश आता है आपके ड्रीम्स से। सपने क्या हैं आपके? आप सपने ही नहीं है आपके, तो जोश किस चीज के लिए आएगा? मुझे ये करना है, ये करना मतलब करना है। मैं जब खुद पढ़ता था तो मेरा ड्रीम था, मैं पढ़ाऊंगा एक दिन जाके वही 600 बच्चों के ऑडिटोरियम में जाके, ब्रेक में बाकी सारे बच्चे टीचर से पूछ रहे होते थे क्वेरीज, और मैं भाई साहब यूं घूम रहा होता था स्टेज पर, ऑडिटोरियम के स्टेज पर, कि एक दिन यहीं आऊंगा। मतलब इतना विश्वास था अंदर, मतलब आज भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना मतलब अटूट था, मतलब पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे अंदर काम करती, मैं यहीं आऊंगा एक दिन, यहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां से लोग कैसे दिखेंगे, यहां से क्लास कैसे दिखेगी। रात को सोते सोते 1 बजे, कभी कभी नींद नहीं आती थी, लेटा हुआ हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा, मतलब बॉडी लचक मार जाया करती थी, अपने आप लचक। जोश होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, कर्म। क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद पता होता है। किसी का दिल मत दुखाना, बस किसी का दिल मत दुखाना, बाकी सब कर्म अच्छे ही हैं आपके। ये तीनों काम कर लीजिए, फिर मुझे बता देना कि आपको कामयाब होने से कौन रोक रहा है। हाँ, अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर बदला उसने ले लिया सामने वाले ने, तो हल्का बदला होगा, लेकिन वो आपसे कहीं कमजोर है, वो आपसे बदला नहीं ले पा रहा है, तो उसके बिहाफ पर ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये भगवान, ये सिस्टम आपसे बदला लेगा। और जब ये बदला लेगा ना भाई साहब, तो ये कितना बड़ा सिस्टम है, ये तबाही मचा देगा। कटोरी में से पानी छलक जाए हल्का सा तो कितना छलकेगा, और थोड़ा सा समंदर छलक जाए तो कितना छलकेगा, स्वाहा कर देगा सब कुछ। वही होता है कि बदला सामने वाला ले रहा है, या उसके ब्याह पर उससे कमजोर, उसके ब्याह पे कोई और बदला ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन 3 चीजों को मेंटेन करें, जीवन को आनंद से भर दें, खुशी यहां से निकल के आएगी फिर आपके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।